हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊष्मा के बारे में। ठीक ना, हीट। ठीक ना, ये ऊष्मा है किस तरीके से है। जैसे मान के चलिए कि आप किसी छड़ का एक सिरा जब गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। आप जब किसी बर्तन में दूध या पानी को गर्म करते हैं तो वो खौलने लगता है, उबलने लगता है। दूसरा चीज़, सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है, ठीक ना, जो जिस भी तरीके से आए, वो कैसे संभव होता है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऊष्मा। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्या चीज़ है। जैसे मान के चलिए तापांतर। तापांतर क्या होता है? ताप के अंतर, अर्थात जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठीक ना, गर्म करते हैं तो अर्थात जब उसका टेम्परेचर कम रहता है तो उसे गर्म करते हैं। ताप कम रहता है, जब आप उसे गर्म करते हैं तो ताप का अंतर हो जाता है। अब ताप के अंतर के कारण होने वाले, अब यहाँ पे जो ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवाह होती है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब उसमें जो ऊष्मा है या फिर उसका जो प्रवाह है, ठीक ना, अब यहाँ पर उसका क्या होगी? ऊष्मा होगी। ठीक ना, अब ये जो ऊष्मा है इसका जब जैसे किसी भी माध्यम में चलती है तब उसका संचरण कहलाता है। अब संचरण किस तरीके से, जैसे दूध का खौलना हो गया या फिर किसी छड़ का गर्म होना हो गया, ठीक ना, तो अब ये इस तरीके से है। तो अब ये चीज़ें सब संचरण है, ठीक ना। अब संचरण या हीट ट्रांसफ़र है। तब ये हीट जो ट्रांसफ़र होता है 3 तरीके से होता है, ठीक ना। एक होता है चालन। ठीक है, चालन क्या होता है कि इसके जो भी जिस भी पदार्थ का होता है, सबसे पहले एग्जांपल समझिएगा कि किसी छड़ का गर्म होना। जब आप छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर मारकर इसको एक क्षण के लिए मान लीजिए कि ये कोई छड़ का राड़ी है, लोहे की छड़ है। आप जब इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जैसे आपके घर में चिमटा होगा, चिमटा से जब आप आग को टालते होंगे या फिर रोटी सेकते होंगे, जब उसका एक सिरा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ऐसा कैसे संभव होता है? क्या आपने तो सिर्फ एक ही सिरे को आग में डाला था? तो कहने का मतलब यही है कि जो चालन विधि होती है, इसमें जिस जो पदार्थ होता है उसके जो कण होते हैं, ठीक ना, एक कण जो ऊर्जा ले लेता है तब वो दूसरे को दे देता है, बगल वाले को देता है, और बगल वाले को देते देते ऐसे उसके जो सभी पार्टिकल होते हैं सभी के पास एनर्जी उसमें आ जाती है और वो गर्म हो जाता है। ठीक ना, तो ये चालन विधि से होता है। दूसरा चीज़ ये है संवहन विधि। इसमें क्या होता है कि जब आप मान के चलिए पानी वगैरह गर्म कर रहे हैं या फिर दूध को गर्म कर रहे हैं तो दूध खौल के भी ऊपर आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप बर्तन में उसे क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं बर्तन में रखकर। टेम्परेचर देने का मतलब ये है कि ताप देते हैं, और जब ताप देते हैं तब जब टेम्परेचर बढ़ता है द्रव का तो उसका जो पृष्ठ तनाव या फिर ये कह सकते हैं उसका जो घनत्व होता है कम हो जाता है। और जब ताप देने से घनत्व कम हो जाता है तब यहाँ पर जो, अब समझिएगा ध्यान से, पहले एक फिगर के तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर ये एक पात्र है, ठीक ना, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, कोई हमने रखा हुआ है कोई द्रव, दूध या पानी, कुछ भी है। जब आप इसके नीचे वाले सतह को गर्म करते हैं तो इसका जो घनत्व होता है कम हो जाता है। अब जो कम घनत्व वाली वस्तु है उसके ऊपर ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु तैरेगी कैसे? ये संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो जब ये वाला कम घनत्व वाला ऊपर आ जाता है और जो ज़्यादा घनत्व वाला होता है वो नीचे हो जाता है, ठीक ना। और जब ज़्यादा घनत्व वाला नीचे हो जाता है तब ये एक तरीके का, मतलब इस तरीके की संरचना बना लेता है और लगता है कि जैसे पानी उबल रहा हो। उबलने का कारण यही होता है कि जो कम घनत्व वाला होता है ऊपर भागता है ज़्यादा घनत्व, और ये क्रिया हमेशा होती रहती है क्योंकि जो कण होते हैं उन्हें बारंबार हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे अगर आप लकड़ी वगैरह पर खाना बना रहे हैं या फिर पानी उबाल रहे हैं, ठीक ना, तब क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है उबलने में। लेकिन वही जब आप गैस पर करते हैं तो गैस में एक रेगुलर आपको उसको ताप मिलते रहता है, आँच मिलती रहती है, ठीक ना, तब वहाँ पर क्या होता है कि जल्दी से उबल जाता है। ठीक ना, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप दूध को भी गर्म, ये सब सिंपल उदाहरण है, आप घर में देख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा चीज़ ये है विकिरण। अब ये जो ऊष्मा का विकिरण होता है, किस विकिरण विधि, ठीक ना, जैसे मान के चलिए सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य ही है, ठीक ना। और जब सूर्य से ऊर्जा आता है, लेकिन सूर्य पर भी ऊर्जा का क्या सोर्स है, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन जो तत्व है 1H1 है, ठीक ना। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हाइड्रोजन के समस्थानिक भी होते हैं 1H2, 1H2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम, ठीक ना। क्रम समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के हल्के हल्के छोटे छोटे नाभिक होते हैं, अब ये जुड़कर एक दूसरे से, ठीक ना, जुड़कर ये क्या करते हैं कि अक्रिय गैस अर्थात हीलियम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हीलियम के पास होती है। जब हाइड्रोजन के नाभिक जोड़कर हीलियम गैस का नाभिक बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं, और बनाने के फलस्वरूप जब ये हीलियम नाभिक बन जाता है तो अपार मात्रा में ऊर्जा मिलती है, और ये जो ऊर्जा आती है विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है। और जब ये विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आती है तब यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये भी एक माध्यम हो गया, ये भी एक सोर्स हो गया। जैसे ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी पर आ गई, ठीक
ना। तो ये जो विधि है या संचरण की जो ऊष्मा की विधि है उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। दूसरा चीज़ हम विकिरण को ये भी समझ सकते हैं, विकिरण का मतलब ये होता है कि क्या सूर्य से सिर्फ वह जो आपके तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश आप देख पाते हैं और जो मतलब आता है सिर्फ वही होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जो विजुअल जो दृश्य प्रकाश होता है उसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम ही होता है, ठीक ना, 7800 एंगस्ट्राम, ये भी एंगस्ट्राम में है। कहने का मतलब यहाँ पर बैगनी होता है और यहाँ पर रेड होता है, तो बैगनी से लाल रंग के बीच में होता है, इसे हम देख पाते हैं, बाकी किसी को नहीं देख पाते हैं, ठीक ना। जो प्रकाश होता है, जैसे मान चलिए अगर जो प्रकाश पहले विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, और आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आप देख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा चीज़ कि जब ये प्रकाश जो और विकिरणें होती हैं, ये इनका जो गुण होता है, बिहेवियर होता है, प्रकाश से मिलता जुलता होता है। जब प्रकाश से मिलता जुलता होता है तब इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण, ठीक ना। और इस अवरक्त विकिरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्राम से अधिक, अर्थात आपका जो लाल रंग का दृश्य प्रकाश है इससे भी अधिक हो जाता है, ठीक ना। जब ये इससे अधिक हो जाता है, ठीक ना, तब उसे हम इंफ्रारेड या फिर अवरक्त किरणें कहते हैं। एक घटना और आपको बताएं कि क्या कभी आपने गौर किया है कि सूर्य के प्रकाश में, जब हम सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो हमें गर्मी भी होने लगती है, प्रकाश भी दिखता है। क्या कभी चांद के अंजोरिया में आपको गर्मी लगती है, ठीक ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों आपको गर्मी नहीं लगती है? बेसिकली बात यह है कि जो सूर्य के से किरणें आती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती हैं, और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये बेसिकली इनका दो पार्ट होता है, एक पार्ट ऊष्मीय विकिरण, दूसरा पार्ट प्रकाश, ठीक ना। तो जब ये क्या होती हैं कि सूर्य की जो विकिरण होती है, ठीक ना, सूर्य से जो विकिरण होती है यदि सीधे पृथ्वी पर आती है, किस पर आती है? पृथ्वी पर आती है, तब यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश दोनों आता है। तब प्रकाश आता है तब यहाँ पे प्रकाश हो जाता है, मतलब दिन हो जाता है। दूसरा चीज़ ऊष्मीय विकिरण, तब हमें गर्मी भी महसूस होने लगती है। लेकिन आप एक तरीके से सोचिएगा कि यहाँ पर पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो ये किरणें जो इससे जा रही हैं, इस पर पहले तो चंद्रमा पर जा रही हैं, और चंद्रमा पर जाने के बाद जब जाती हैं तो उसका जो चंद्रमा का सतह है इसके ऊष्मीय विकिरण को सोख लेता है, और ऊष्मीय विकिरण को सोख लेने के बाद और जो बचा है प्रकाश, तो इसे परावर्तित कर कर फिर से भेजता है पृथ्वी पर। तब इस कारण से आपको चांद के अंजोरिया में, ठीक ना, गर्मी नहीं होता है, बहुत ठंडक रहता है, ठीक ना। दूसरा चीज़ कि जब आप सूर्य का सीधा प्रकाश दिन में, तो आपको गर्मी होने लगता है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। और दूसरी चीज़ ये बताना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनका लक्षण, मतलब इन्हें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं। जैसे मान के लिए माध्यम कहाँ तक है? पृथ्वी के कुछ सीमित क्षेत्रों तक है, जैसे 5 मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 मंडल है। और जो इन मंडल के बाहर कोई भी ऊष्मा, मतलब जो आपकी ग्रेविटी है, सब ये समझ सकते हैं, जहाँ पर ग्रेविटी का जो गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है उसके बाहर तो पूरा माध्यम खाली है, और जब माध्यम खाली है तब उसके बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वो पृथ्वी पर पहुँच जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उन्हें माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल, क्योंकि प्रकाश की चाल अर्थात उसी की जो उसका चाल होता है, स्पीड होता है, उसी की वेग से नापते हैं। और आपको पता होगा प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अब ये यहाँ पर ये 3 × 10 की घात में 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये किसका होता है? प्रकाश का चाल। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चीज़ हम ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऊष्मा उत्सर्जन। ऊष्मा उत्सर्जन कहने का मतलब कोई भी पिंड है, जैसे एक खुरदरा सा पिंड ले लेते हैं या फिर एक चिकना पिंड, अब इस पर खूब हाथ को रगड़िए। अब जब आप हाथ को रगड़ेंगे तो ये बताइए हाथ पहले किस पर गर्म होता है? क्या इस पर गर्म होता है या फिर चिकने वाले पर गर्म होता है? चलिए उस चीज़ को समझते हैं। उत्सर्जन, ठीक ना, इमिशन ऑफ हीट, जैसे किसी भी पृष्ठ से जो ऊष्मा निकलती है, ठीक ना, कैसे, मतलब किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो ऊष्मा उत्सर्जन की जो दर होती है, दर क्या होता है? मतलब प्रति सेकंड, जो मान चलिए किसी पृष्ठ है, ये एक कोई पृष्ठ है, अब इससे प्रति सेकंड जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा उत्सर्जन की दर। ये जो होती है ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। सबसे पहले को पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जितना हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ऊष्मा उत्सर्जन की दर भी उतना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक ना। जैसे आप देखे होंगे, आप घर पे कभी दूध पीते होंगे ना,
तो अगर किसी गिलास में दूध लिए हैं, ठीक ना, तो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहता है। गर्म रहने का कारण ये है कि गिलास में जो दूध होता है, ठीक ना, इसमें इसका ऊपर वाला जो पृष्ठ होता है, यहाँ पर इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है, और जब कम होता है तो ऊष्मा उत्सर्जन भी जो होता है वो भी कम होता है। और जब ऊष्मा उत्सर्जन कम होता है, ठीक ना, तब यहाँ पर देर तक, लेकिन आप देखेंगे कि जब गिलास छोड़कर गिलास के अलावा या फिर उसे बड़ी थाली में रख दीजिए या फिर किसी अन्य ऐसे बर्तन में रख दीजिए, और जब बड़े बर्तन में रख देते हैं तो उसका ऊपर का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वो पहले ही क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक ना। तो ये पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, अर्थात जितना पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा ऊष्मा उत्सर्जन की दर भी उतना ज़्यादा होगी, और पृष्ठ क्षेत्रफल जितना कम रहेगा ऊष्मा उत्सर्जन की दर भी उतना ही कम हो रहेगी। जैसे आप देखे होंगे ठंडी वगैरह में आप एकदम टिकूर के सो जाते होंगे, ठीक ना। ऐसा क्यों है, जब आप एकदम ठिठुर कर सो जाते हैं या फिर जो भी कुछ जानवर भी ऐसे मतलब सिकोड़ कर सोते हैं, ऐसा ये होता है कि अपने जो शरीर होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम कर लेते हैं, और जब पृष्ठ क्षेत्रफल कम कर लेते हैं तो ऊष्मा की हानि कम होती है, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होती है तो ठंडा कम लगता है। आप भी एकदम जाड़ा में सीना तान के तो चल नहीं सकते, ठीक ना, बहुत आराम से चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चल दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर है, अब ये वस्तु का जो परम ताप होता है, परम ताप मतलब जब उसके ताप को केल्विन में काउंट करते हैं तो उसके टेम्परेचर को, जो भी उसका ताप होता है, उसे हम परम ताप कहते हैं, ठीक ना। और इस परम ताप, ठीक ना, ध्यान समझिएगा कि जब ये परम ताप होता है, यदि आप इसे 1 गुना बढ़ाएंगे तो इसकी 4 घात के बराबर में उसका जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर बढ़ेगी। अर्थात मान के चलिए जो भी वस्तु का परम ताप यदि आप 2 बढ़ाते हैं, ठीक ना, जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर इसकी चतुर्थ घात के बराबर बढ़ जाती है, अर्थात 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक ना। तो आप यदि किसी वस्तु का टेम्परेचर 2 गुना बढ़ाते हैं, ठीक ना, तब क्या होता है कि जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर होती है 16 गुना बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको वैज्ञानिक स्टीफन ने इसके संबंध में जानकारी एकत्र करके अपने प्रयोगों द्वारा हमें बताया था, ठीक ना। चलिए दूसरा चीज़ ये है कि जो पृष्ठ की प्रकृति होता है, उसका रंग कैसा है या फिर खुरदुरा है, चिकना, इस पर कैसे निर्भर रखता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो जो पृष्ठ की प्रकृति है, ठीक ना, जैसे मान चलिए रंग होता है, तो अब यहाँ पे जो रंग पर निर्भर ये कहता है कि जो गहरे रंग होते हैं उससे ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है, जो हल्के रंग होते हैं वहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होती है। जैसे आप देखे होंगे ना, गर्मी में क्या होता है कि आप ज़्यादातर रंगीन कपड़े पहनते हैं, हम जाड़े में सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकते। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जब गहरे रंग होते हैं तो उससे ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर अवशोषण की बात भी आ जाती है। पहले हम उत्सर्जन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे अवशोषण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो गहरे रंग होते हैं उनसे ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होती है, ठीक ना। जो हल्के रंग होते हैं उसमें ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होती है, ठीक। दूसरा चीज़ कि जो सर्वाधिक, मान के लिए जिस पृष्ठ से सर्वाधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम नाम देते हैं कृष्णिका, ठीक ना। और जिससे एकदम सर्वाधिक होता है उसे हम नाम देते हैं आदर्श कृष्णिका, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक ना, आदर्श कृष्णिका। तो जो सर्वाधिक ऊष्मा उत्सर्जन की दर, अब यहाँ पे दो चीज़, कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं, तो ये भी 100% नहीं होता है, कोई भी चीज़ 100% एकदम काला नहीं हो सकता, ठीक ना। जो काला होता है काजल और इंक, ये लगभग 85 से 90% तक काला ही होते हैं, इससे ज़्यादा काला नहीं होते हैं। अब इनसे ऊष्मा उत्सर्जन की दर भी ज़्यादा होती है। जब ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है तो आप देखे होंगे घर पे जो खाना पकाने वाला बर्तन होगा उसकी तली को भी काले पेंट से लोग काला कर देते हैं। दूसरा चीज़, आप जब ठंडे में आप काले कपड़े पहनते हैं तो काले कपड़े पहनने से ये कि उससे ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा है तो आपको गर्मी महसूस होती है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि आदर्श कृष्णिका समझ में आ गया, मतलब परफेक्टली जो ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा होगा उसे ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो आप ये समझते हैं जो इसकी उत्सर्जन क्षमता होती है, उत्सर्जन क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जैसे मान के लिए किसी भी पृष्ठ है तो पृष्ठ का जो उसका ऊष्मा है, टोटल ऊष्मा है वो Q0 है, उससे जो उत्सर्जित ऊष्मा है उसकी मात्रा Q है, उसकी मात्रा क्या है Q। तो अब आप यहाँ पे समझिएगा फॉर ब्लैक बॉडी, मतलब आदर्श कृष्णिका के लिए यहाँ पर जो पृष्ठ की समस्त ऊर्जा होती है, ठीक ना, और जो पृष्ठ की समस्त ऊर्जा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो उसकी कुल ऊर्जा है और उससे जो उत्सर्जित ऊर्जा है, ठीक ना, जो उत्सर्जित हो रही है, दोनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, अर्थात Q = Q0 होता है। और जब Q = Q0 होता है तब यहाँ पे कट जाता है तो यहाँ पर E = 1 मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, कि
आदर्श कृष्णिका के लिए उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई का मान कितना होता है, तो आप ही बताएंगे। और जब सामान्य पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक ना, जैसे हल्के रंग के कपड़े हो गए, ठीक ना, अब यहाँ पर सामान्य पृष्ठ के लिए तो जो Q0 की वैल्यू होती है वो Q से ज़्यादा होती है, अर्थात उसकी जो पूरी ऊष्मा है क्या उस सभी को तो नहीं उत्सर्जित कर देगा, कुछ ही भाग को उत्सर्जित करता है। और जब कुछ भाग को ही उत्सर्जित करता है तब यहाँ पे Q0 की वैल्यू Q से बड़ी हो जाती है। और जब Q0 की वैल्यू Q से बड़ी होगी तब यहाँ पर E का जो भी मान होता है वो 1 से कम होता है। और जब 1 से कम होता है, आपसे प्रश्न में इतना ही पूछता है ये इसकी वैल्यू और सामान्य पृष्ठ और ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक ना। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अवशोषण क्षमता। अब आपने उत्सर्जन क्षमता को देख लिया, अवशोषण क्षमता का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, ठीक ना, वो कितना प्रकाश को या फिर कितना उष्मा को अवशोषित कर लेती है। चलिए उष्मा का अवशोषण, ठीक ना, अपसर्पण ऑफ लाइट। देखिए जो उष्मा का अवशोषण होता है इसे अवशोषकता भी कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये होता है कि ये किसी वजह से, उत्सर्जन का मतलब है कि किसी पृष्ठ की सतह से उष्मा का बाहर निकलना। अवशोषण का मतलब ये है कि वो बाहर की उष्मा को अपने अंदर कितना समाहित कर लेता है, कितना सोख लेता है, ठीक ना। इन चीज़ों को देख लेता है। जो अवशोषण क्षमता होती है उसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये इक्वल होता है, जैसे मान चलिए जो किसी भी पृष्ठ है वो कितनी मात्रा सोख रहा है और उस पृष्ठ में की कुल कितनी उष्मा है, इन दोनों के अनुपात को हम अवशोषण क्षमता या फिर अवशोषकता कहते हैं। स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू ए अपान में Q0 होता है, अर्थात जो Q0 है वो पृष्ठ की कुल उष्मा की मात्रा है और QA जो है उस पृष्ठ जितनी उष्मा को सोख रहा है अवशोषित उष्मा की मात्रा है। ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ब्लैक बॉडी के लिए बात किया जाएगा, ठीक ना, आदर्श कृष्णिका के लिए, तब यहाँ पर क्या होगा, QA की वैल्यू जो होगी Q0 के बराबर होती है, क्योंकि वो क्या चीज़ है, काला रंग है तो ज़्यादा सोख लेता है, ज़्यादा उत्सर्जित भी करता है। सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे जो जितना भी काला वस्तु होता है उसको कितना भी मतलब थोड़ा सा रंग पर उसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक ना, जितको इतना भी उष्मा आएगा उसको सोख लेता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है उसकी जो कुल मात्रा होती है उसकी अवशोषित मात्रा के बराबर होती है, अर्थात जो उसकी अवशोषकता आती है स्मॉल ए आती है, स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। अगर सामान्य पृष्ठों की बात करेंगे, क्या जो अन्य भी पृष्ठ हैं काला को छोड़कर, क्या वे अपनी उष्मा के बराबर ही उष्मा को सोख सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वे नहीं सोख पाते हैं, ठीक ना, तब उनके लिए QA की वैल्यू जो होती है Q0 से कम होती है। अगर Q0 से कम होती है तो उसके लिए अवशोषकता का मान भी 1 से क्या हो जाता है, कम होता है। जब उनके लिए अवशोषकता का मान 1 से कम हो जाता है, आप देखे होंगे गर्मी में, ठीक ना, आप लोग सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्या होता है कि जो सफ़ेद रंग होता है उष्मा को परावर्तित कर देता है, और जब उष्मा को परावर्तित कर देता है तो बाहर की उष्मा बाहर, अंदर की उष्मा अंदर, तो गर्मी कम लगती है, ठीक ना। दूसरा चीज़, जाड़ों में आप ठंडे कपड़े पहन नहीं सकते, अर्थात आपको जब ठंडा लगता है तो और भी ज़्यादा मतलब उष्मा की आवश्यकता होती है। तो जब आप रंगीन कपड़े पहनते हैं तो जो रंगीन कपड़े होते हैं वो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, जिस कारण से आप उष्मा को अवशोषित करके अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जिससे आपको गर्मी महसूस होती है। यदि आप ठंडे कपड़े पहन लीजिए तो उसे, सफ़ेद कपड़े पहन लीजिए तो वैसे ही टिटोरने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर आदर्श कृष्णिका के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, उसकी जो अवशोषकता है वो भी एक आती है, उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है वो भी एक आती है। जब दोनों एक आती है तब तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो उत्सर्जन क्षमता है और उसकी जो अवशोषकता है दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, अर्थात दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो आदर्श कृष्णिका के लिए दोनों ये वैल्यूज क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।